फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, बायोलॉजी के भी काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब आप लोगों को सारे टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। और हम लोग मॉडर्न फिजिक्स देख रहे थे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग परमाणु भौतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर लिए हैं। कुछ थोड़ा सा टॉपिक और भी बचा है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग फोटो डायोड में किया जाता है? फोटो डायोड में किसका प्रयोग किया जाता है? पीएन संधि डायोड, एन संधि डायोड, पी संधि डायोड, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि फोटो डायोड में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाशीय संकेतकों के संसूचन में प्रयुक्त होती है और इसमें भी पीएन संधि डायोड का प्रयोग होता है। और जब इसके सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रवाहित धारा का जो मान होता है वो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है और इसे ही हम फोटो कंडक्टिंग सेल भी कहते हैं। और कैडमियम सल्फाइड जो फोटो कंडक्टिंग सेल होता है वो उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, जो कि दृश्य प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील भी होता है। और लेड सल्फाइड तथा इंडियन एंटीमनी सेल का प्रयोग अवरक्त विकिरण के संसूचन में किया जाता है और इसी प्रकार जो सेलेनियम सेल का प्रयोग होता है वो नीले प्रकाश के संसूचन में होता है। और इस फोटोडायोड का जो प्रयोग होता है वो प्रकाश संचालित कुंजियों में भी किया जाता है। तो आपका इसमें फोटोडायोड का जो होता है उसमें आपके पीएन संधि डायोड का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर सेल, शुष्क सेल, ट्रांजिस्टर, डायोड बल्ब। तो कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो बताइए कौन सा हो सकता है। तो कृत्रिम उपग्रह में आपका सौर सेल का प्रयोग किया जाता है, सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सौर सेल, ये राइट हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत सेल का जो मुख्य स्रोत होता है वो सौर सेल होता है। सौर सेल क्या होता है? यह पीएन संधि डायोड युक्त एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाशीय ऊर्जा के अधिकांश भाग को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और इसे ही प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहते हैं। और सौर सेल के जो होते हैं कई लाभ होते हैं, जैसे सुदूर क्षेत्रों जहाँ विद्युत ऊर्जा में कोई अन्य स्रोत नहीं होता है वहाँ यह युक्ति प्रदान की जाती है या वरदान के रूप में साबित होती है सौर सेल। और प्रकाश निर्मित जो उपग्रह में लगे उपकरणों को लगातार ऊर्जा जो होती है ये सौर सेल से ही प्राप्त होती है और ये सेल जो होती है पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होता है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। इसके रखरखाव की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जब भी सूर्य निकलेगा तभी हमको ये ऊर्जा एनर्जी मिल जाएगी और ये सेल जो होते हैं काफ़ी टिकाऊ होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सौर सेल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से बनी इलेक्ट्रॉनिक युक्त में ट्रायोड बल्ब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर, ट्रायोड बल्ब, डायोड बल्ब, एलईडी। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एन पी प्रकार के अर्धचालकों से बनी इलेक्ट्रॉनिक युक्त जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? किस बल्ब, ट्रायोड बल्ब के स्थान पर किसका यूज़ होता है? तो जो आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर जो होता है वो एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्त होती है जो ट्रायोड बल्ब के स्थान पर यूज़ किया जाता है और इसका उपयोग जो है या आविष्कार है अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बॉर्डिन और शॉकले तथा ब्रेटन ने किया था, जिसके लिए इनको 1956 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग ट्रायोड बल्ब के स्थान पर किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर सेल को और किस नाम से जाना जाता है? फोटो डायोड, जेनर डायोड, प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सौर सेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आप लोग तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। सौर सेल को और किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया, डिटेल ये सुन रहे होंगे तो सही से जवाब दे देंगे। तो आपका सौर सेल जो होता है ये पीएन संधि डायोड युक्त एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित जो प्रकाशीय ऊर्जा के अधिकांश भाग को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और इसे ही प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल को सौर सेल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से ट्रांजिस्टर के प्रकार हैं? ट्रांजिस्टर के प्रकार कौन से हैं आपको बताना है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, ट्रांजिस्टर के प्रकार कौन से हैं?
तो आपका ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने बताया कि यह एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड बाल्ब के स्थान पर प्रयोग की जाती है और इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बॉर्डिन शॉकले तथा ब्रेटन ने किया था, जिसके लिए इनको 1956 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और यह 2 प्रकार के होते हैं, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर जो होते हैं इसमें 2 P प्रकार के अर्धचालक गुटकों के बीच में एक पतला सा N प्रकार का अर्धचालक गुटका रखकर बनाते हैं। जैसे P बीच में डैश P है तो ये PP जो होता है आपका ये अर्धचालक गुटका होता है और इसके बीच में N जो है एक पतला सा तार के रूप में गुटका होता है, वो भी अर्धचालक के रूप में ही होता है। और इसमें जो P प्रकार के गुटके होते हैं इसको उत्सर्जक कहते हैं और दूसरे P प्रकार को हम संग्राहक कहते हैं और बीच वाले जो गुटके होते हैं उसको हम आधार कहते हैं। और इस प्रकार जो आधार जब 2 N प्रकार के गुटकों के मध्य में एक P प्रकार का गुटका रख दिया जाता है, रख कर दबा दिया जाता है तो इसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगर हम बीच में आपका N है और साइड P है तो PNP कहेंगे, और यदि बीच में आपका P है साइड N है तो इसे हम NPN ट्रांजिस्टर कहेंगे। और NPN ट्रांजिस्टर के भीतर और बाहरी परिपथ में आवेश वहन का जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन PNP ट्रांजिस्टर के भीतर और आवेश वहन का जो कार्य होता है वो कोटर करते हैं, परंतु बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से ट्रांजिस्टर के उपयोग हैं। ट्रांजिस्टर के उपयोग कौन से हैं? प्रवर्धक, दोलित्र, संसूचक, उपर्युक्त सभी। तो कौन से हो सकते हैं? ट्रांजिस्टर के उपयोग कौन से हैं? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो ट्रायोड बाल्ब की तरह ट्रांजिस्टर भी प्रवर्धक, दोलित्र, संसूचक या प्रेषी की भांति कार्य करता है और इसके अलावा यह इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में स्विच के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा दुर्बल संकेतों को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरित कर दिया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग होता है ये एम्पलीफायर में भी होता है, ऑसिलेटर में भी होता है और डिटेक्टर में भी होता है। प्रवर्धक, दोलित्र और संसूचक तीनों में आपका किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में से किसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? रेडियो, टेलीविजन, श्रवण सहायक यंत्र, उपर्युक्त सभी। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अभी मैंने बताया ट्रांजिस्टर का उपयोग जो होता है ट्रायोड बाल्ब की तरह ट्रांजिस्टर भी प्रयोग में किया जाता है, जैसे प्रवर्धक के रूप में, दोलित्र के रूप में, संसूचक के रूप में और प्रेषी की भांति किया जाता है। और ये जो होते हैं इनके द्वारा दुर्बल संकेतों को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरित किया जाता है। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, श्रवण सहायक यंत्रों, सेल फोन, घड़ियों इत्यादि में बहुतायत के रूप में किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से यंत्र कम वोल्टेज पर भी कार्य करने में सक्षम होते हैं? ट्रांजिस्टर, ट्रायोड बाल्ब, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना इनमें से कौन से यंत्र हैं जो कम वोल्टेज पे भी कार्य करते हैं। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये काफ़ी कम वोल्टेज पर भी कार्य करने में सक्षम होते हैं, अर्थात अधिक उपयुक्त होते हैं और इसमें शक्ति क्षय कम होता है। और ट्रायोड बाल्ब जो होते हैं ट्रांजिस्टर की तुलना जो होती है, ट्रायोड बाल्ब की जो तुलना होती है वो ट्रायोड बाल्ब की तुलना में ट्रांजिस्टर छोटे, हल्के, टिकाऊ और सस्ते होते हैं। इस प्रकार इनके प्रयोग द्वारा सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण संभव हो पाता है। इसका प्रयोग जो होता है वो वहन में अधिक सुविधाजनक होता है। और ट्रांजिस्टर की आयु जो होती है ट्रायोड बाल्बों की तुलना में बहुत अधिक होती है और ट्रायोड की तुलना में ट्रांजिस्टर जो होते हैं यांत्रिक और विद्युत आघात सहने में भी अधिक सक्षम होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग धारा प्रवर्धक के रूप में किया जाता है? ट्रांजिस्टर, ट्रायोड बाल्ब, डायोड बाल्ब, एलईडी। तो धारा प्रवर्धक के रूप में किसका यूज़ होता है? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि ट्रायोड बाल्ब जो होते हैं उसकी तुलना ट्रांजिस्टर से की जाती है। ट्रायोड की तुलना में ट्रांजिस्टर जो होता है यांत्रिक और विद्युत आघात सहने में अधिक सक्षम होते हैं और ट्रांजिस्टर काफ़ी कम वोल्टेज पर भी कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। और ट्रांजिस्टर की जो आयु होती है वो ट्रायोड बाल्बों की तुलना में बहुत अधिक होती है और ट्रांजिस्टर का जो उपयोग होता है वो धारा प्रवर्धक के रूप में किया जाता है, जबकि ट्रायोड बाल्ब का प्रयोग जो होता है ये वोल्टेज प्रवर्धन में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग धारा प्रवर्धक के रूप में किया जाता है और आपका जो ट्रायोड बाल्ब है उसका प्रयोग वोल्टेज प्रवर्धन के रूप में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विसर्जन नलिका में अत्यंत दाब पर भी गैसों में विसर्जन नहीं हो पाता, क्योंकि पहला ऑप्शन है पर्याप्त धनायन उपलब्ध नहीं रह पाते हैं, सेकंड है पर्याप्त धनायन उपलब्ध हो जाते हैं, थर्ड है पर्याप्त ऋणायन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, फोर्थ है पर्याप्त ऋणायन उपलब्ध हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि विसर्जन नलिका में अत्यंत कम दाब पर भी गैसों का विसर्जन नहीं हो पाता, क्यों? तो सामान्यतः जो गैसें होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु यदि उसमें उच्च विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाता है तो प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के बीच जो होती हैं वो विद्युत का विसर्जन होने लगता है, और यदि गैस का दाब कम कर दिया जाए तो उनके बीच कम विभवांतर पर भी गैसों का विसर्जन संभव हो पाता है। कारण यह है कि विभवांतर उत्पन्न करने पर गैसों का आयनीकरण हो जाता है और धनायन या ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत का प्रभाव जो होता है वो संभव भी हो जाता है। और जिस नली में यह क्रिया होती है उसे हम विसर्जन नलिका कहते हैं। और अत्यंत या अत्यल्प दाब पर भी गैसों में विसर्जन नहीं हो पाता है, क्योंकि इस दाब पर परमाणु की संख्या जो इतनी कम हो जाती है कि पर्याप्त धनायन उपलब्ध नहीं रह पाते हैं और अतः टक्कर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं। और विसर्जन के समय जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं या कैथोड कह सकते हैं, किसी परमाणु से टकराते हैं तो वो उत्तेजित कर देते हैं, और जब ये उत्तेजित परमाणु अपनी सामान्य अवस्था में वापस आते हैं तो प्रकाश उत्सर्जित कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, पर्याप्त धनायन जो है उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथोड किरणों की खोज किसने किया? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, आइंस्टीन। तो चलिए कैथोड किरण के बारे में बता दीजिए कि इनकी खोज किसने किया था। तो कैथोड किरण क्या होता है? जब किसी विसर्जन नलिका में किसी गैस का दाब 10 पर पावर -2 से 10 पर पावर -2 से 10 पर पावर -3 मिलीमीटर ये पारा में रहेगा के मध्य रखकर इसमें इलेक्ट्रोडों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो नली में कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलने लगती हैं जो एनोड की ओर चलती हैं और कैथोड के सामने वाली दीवार में टकराकर चमक उत्पन्न करती रहती हैं, और जिसका रंग जो होता है कांच की प्रकृति पर निर्भर करता है। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं अतः इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। और सर जे टॉमसन ने प्रयोग कर यह पता लगाया कि कैथोड किरणें वास्तव में ऋणावेशित सूक्ष्म कणों का पुंज है, और इन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया, जो कि परमाणुओं के मूल कणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और नाभिक के परितः चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कैथोड किरणों के प्रमुख गुण नहीं है? कैथोड किरणों के प्रमुख गुण कौन से नहीं है? ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। यह किरणें जब अधिक परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर आपतित होती है तो यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तीसरा, यह किरणें पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। फोर्थ है, इन किरणों पर धनावेश होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कैथोड किरणों के गुण नहीं है। तो कैथोड किरणों के गुण कौन से नहीं है, चलिए देख लेते हैं। कैथोड किरण जो होते हैं ये किरणें सीधी रेखा में चलते रहते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, और ये किरणें जो होती हैं जिस पर टकराती हैं उसे गर्म कर देती हैं, और ये किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये आपका राइट है। और ये किरणें जब अधिक परमाणु वाले धातुओं पर आपतित मतलब गिरती हैं तो यक्स किरणें उत्पन्न कर देती हैं। सेकंड भी आपका राइट हो गया। और ये किरणें पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परिवर्तित करने की क्षमता भी रखते हैं। ये भी आपका राइट है। और कैथोड किरण जो होते हैं गैसों का आयनीकरण करने में भी सक्षम होते हैं, और ये किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित भी हो जाते हैं। ये किरणें आपके धन आवेश नहीं ऋण आवेशित होते हैं। इन किरणों का जो होता है ऋण आवेश होता है। इनका जो वैल्यू होती है 1.6 × 10 पर पावर -19 कूलाम होता है। इस पर जो ऋण आवेश होता है धन आवेश नहीं पाया जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है गलत हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धन किरणों या कैनाल किरणों की खोज किसने किया? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, आइंस्टीन। तो आपको बताना है कि धन किरणें जिसे कैनाल किरणें भी कहते हैं, इसे पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज भी कहते हैं, कि खोज किसने किया? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो सन 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नलिका में लगे कैथोड को छिद्रमय या गैस का दाब लगभग 10 पर पावर 5 मिलीमीटर रखा, 10 पर पावर -5 मिलीमीटर रखा, और उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो कैथोड के पीछे नली का भाग चमकने लगता है, और यह चमक जो होता है वो कैथोड किरणों द्वारा उत्पन्न चमक से भिन्न होता है। और ये किरणें जो होती हैं वो एनोड से उत्पन्न होकर छिद्र में कैथोड से निकलकर नली के सिरे तक पहुँच जाती हैं, और इसीलिए इन्हें कैनाल किरण भी कहा। इस प्रकार ये किरणें एनोड से निकलती हैं और धनावेशित होती हैं, इसीलिए इन्हें धन किरण भी कहते हैं। तो इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 में किया। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, गोल्डस्टीन। कैनाल किरण या धन किरण की खोज गोल्डस्टीन ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये निम्न में से कौन सी धन किरणों के प्रमुख गुण हैं? धन किरणों के प्रमुख गुण कौन से हैं? पहला है, यह किरणें सरल रेखीय तथा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। सेकंड है, यह किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। तीसरा है, यह किरणें गैसों का आयनीकरण कर देती है। फोर्थ है, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है धन किरणों के प्रमुख गुण कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं। तो धन किरणें के जो गुण होते हैं उसमें कई गुण होते हैं, और धन किरणों के बारे में मैंने बता भी दिया कि आपको धन किरणें जो होती हैं सन 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नलिका में लगे कैथोड को छिद्रमय व गैस को दाब लगभग 10 पर पावर -5 मिलीमीटर रखा, और उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रोड के बीच में उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो कैथोड के पीछे नली का जो भाग होता है वो चमकने लगता है। यह चमक कैथोड किरणों द्वारा उत्पन्न चमक से भिन्न होता है। ये किरणें एनोड से उत्पन्न होकर छिद्रमय कैथोड से निकलकर नली के सिरे तक पहुंचती हैं, इसीलिए उन्होंने इसे कैनाल किरण भी कहा। इस प्रकार जो किरणें होती हैं वो एनोड से निकलती हैं और धनावेशित होती हैं, इसीलिए उन्होंने इसको धन किरण भी कहा। और इसके जो है कई गुण होते हैं, जैसे ये किरणें सरल रेखा में चलते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, ये किरणें प्रतिदीप्त या स्फुरदीप्त भी उत्पन्न करते हैं, ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित भी हो जाते हैं, और इन किरणों का जो वेग होता है वो कैथोड किरणों के वेग से बहुत कम होता है, और ये किरणें गैसों का आयनीकरण भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। आपका सभी सही है, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन किरणों का उपयोग किया जाता है। धन किरणों का उपयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है किसी तत्व के धनायन के आवेश द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो सेकंड है किसी तत्व में उपस्थित विभिन्न समस्थानिकों का अध्ययन करने के लिए। थर्ड है किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि धन किरणों का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो धन किरणों के जो उपयोग है ये किसी तत्व के धनायन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करने के लिए किया जाता है। धन का आवेश जो होगा उसको हम ई से लिखते हैं और द्रव्यमान को यम लिखते हैं, तो ई बटे यम का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम धन किरणों का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका राइट है। और किसी तत्व में उपस्थित जो विभिन्न समस्थानिकों का अध्ययन करने के भी धन किरणों का यूज़ करते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा है किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए भी धन किरणों का प्रयोग करते हैं। तो आपका तीनों राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि कैसे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, कैथोड किरण, गैसों में विद्युत विसर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की पुष्टि कैसे की जाती है? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है पुष्टि कैसे करते हैं? तो आपका इसमें जो है जब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर अधिक आवृत्ति की प्रकाश जो होती है किरणों को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। और इसके लिए उच्च आवृत्ति के किरणों यथा पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे किरणें और जो होता है एक्सरे किरणें में आपका पराबैंगनी किरण, एक्स रे और दृश्य प्रकाश अधिक प्रभावी होते हैं। इस प्रक्रिया में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। और इसकी जो खोज है सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में किया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से हम इसका पुष्टि कर सकते हैं, प्रकाश की कण और प्रकृति के बारे में अध्ययन या प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होती है इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन, हेनरिच हर्ट्ज, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताना है कि इसकी खोज किसने की। तो चलिए अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, उसकी खोज किसने की। तो फिर से देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है जब किसी धातु की सतह पर अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके लिए उच्च आवृत्ति की किरणें जैसे पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और दृश्य प्रकाश जो होते हैं अधिक प्रभावी होते हैं। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इसकी जो खोज है सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में किया था, लेकिन इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो आइंस्टीन और मिल्टन ने की थी। और इस कार्य के लिए आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में और मिल्टन को 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इससे यह ज्ञात होता है कि न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ के
पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की जो प्रकाश किरणें द्वारा धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, और दहली आवृत्ति का जो मान होता है वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा जो होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, हेनरिच हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो खोज है वो हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। ये आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम की पुष्टि करता है? पहला ऑप्शन है किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड है धातु की सतह पर प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। थर्ड है एक व दो दोनों। फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट? प्रकाश विद्युत प्रवाह की पुष्टि कौन करता है? तो किसी धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो होती है वो धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका राइट है। सेकंड है इसमें धातु की सतह पर प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये भी आपका राइट है। और आपका एक और नियम है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु इसका प्रकाश की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों रहेगा, यहाँ पे मंडलों दे दिया है, बंडलों के रूप में प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है किस सिद्धांत पर आधारित है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसके बारे में कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो बताता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं, जिसे हम फोटान की ऊर्जा भी कहते हैं, जिसे हम HV लिखते हैं। फोटान ऊर्जा HV भी लिखते हैं। H जो होता है ये प्लांक नियतांक होता है, V जो होता है प्रकाश की आवृत्ति होती है, और इसमें जो H होता है ये आपका प्लांक नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा इसमें राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा धातु का क्या कहलाता है? कार्यफलन, विद्युत प्रभाव, विद्युत उत्सर्जन, स्फुरदीप्ति। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, क्या कहलाता है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है वो आपका कार्यफलन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वो कार्यफलन, धातु की कार्यफलन कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, नई नई नॉलेज भी मिली होगी और काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। धन किरणों के बारे में, एक्स रे किरणों के बारे में, कैथोड किरणों के बारे में, अल्फा बीटा गामा, परमाणु बम, परमाणु भट्टी, ये सारी चीज़ें के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही सीरियसली देखा करें, क्लास बिल्कुल भी मिस ना किया करें, और रिवीजन तो जरूर किया करें, बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पढ़ा करें, और आप लोग टाइम से क्लास में आ भी जाया करें, जिससे आप लोगों का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।